हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रांसिस बेकन साहब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में, उन्हीं आंसर्स के बारे में चर्चा की जाएगी। आप जानते हैं कि आपके पेपर फर्स्ट में यानी पेपर 1 में फ्रांसिस बेकन जो एस्से पार्ट आपका है, एस्से वाली यूनिट है, उसमें फ्रांसिस बेकन साहब का एस्से जो है सबसे पहले इन्हीं का आता है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिनका यूज आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में भी आप कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड एस्से भी आपके कोर्स में किसी यूनिवर्सिटी में तो एक एस्से, किसी यूनिवर्सिटी में 2-3 एस्से जो है इनसे फ्रांसिस बेकन साहब से रिलेटेड आपके कोर्स में दिया गया है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में आप चर्चा की जाएगी आपसे। आप देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे। और जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या दिया गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका पेपर जो पैटर्न होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको जिनका आंसर जो है वो आपको 50 वर्ड्स में देना होता है। 10 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। सेक्शन बी में आपको जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, जिनका आंसर जो है 200 वर्ड्स में देना होता है। और जो लॉन्ग आंसर रहेंगे वो सेक्शन सी में इंक्लूड रहेंगे, अर्थात सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर रहेगा, जिनका आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना होगा। प्रत्येक का 500 वर्ड्स में देना होगा और 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज बेकन कॉल्ड नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से बट मॉडर्न इंग्लिश प्रोज टू। यानी बेकन साहब को फादर ऑफ इंग्लिश एस्से ही नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का भी उनको फादर कहा जाता है, अर्थात जनक कहा जाता है। यानी केवल अंग्रेजी गद्य का ही, अंग्रेजी एस्से अर्थात अंग्रेजी निबंध का ही केवल उनको जनक नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें अंग्रेजी प्रोज का यानी आधुनिक अंग्रेजी गद्य का भी जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपको आंसर में बताना है। अब दोस्तों, अगर केवल यही आ जाता है कि व्हाई इज बेकन कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, यानी इतना ही केवल आ जाता है कि व्हाई इज बेकन कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, या इस तरह से आ जाए कि व्हाई इज बेकन कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप यही आंसर लिखेंगे। यानी बात वही है, क्वेश्चन आप समझ ही सकते हैं पढ़ के कि क्या चीज़ पूछ रहा है। तो आइए आंसर में देखते हैं कि विद द 16th सेंचुरी द मॉडर्न वर्ल्ड बिगिंस। जी हाँ, 16वीं शताब्दी के साथ क्या होता है कि आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है। द स्पिरिट ऑफ रिलीजन्स, यानी धर्म की जो भावनाएं हैं, धार्मिकता की भावना, इट्स फिलासफी, इसकी दार्शनिकता, जो दर्शन इसका है, एंड इट्स साइंस, और इसका विज्ञान, इज आवर स्पिरिट, यानी हमारी आत्माएं हैं। रीजन्स अर्थात तर्क जो हैं वो क्या होते हैं, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। तर्क या कारण जो है, वाज एसर्टिंग अस अगेंस्ट अथॉरिटी, यानी रीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अथॉरिटी के विपरीत होते हैं। अथॉरिटी का मतलब जो आधिकारिक गण है या अधिकार के विपरीत हैं। दैट इंडिपेंडेंस इज स्टिल आउट डियरेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जो है वो अब तक क्या है, उनकी सबसे प्रिय वस्तु है। स्वतंत्रता जो है वो अब तक लोगों की प्रिय वस्तु बनी हुई है। यानी 16वीं शताब्दी के समय की बात है दोस्तों, तो उस समय की बात है कि स्वतंत्रता जो है वो लोगों की उस समय सबसे प्रिय वस्तु थी। और आगे देखिए कि बेकन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ हिज एज, यानी बेकन साहब इस एज के, यानी अपने उस समय के 16वीं शताब्दी के बहुत ही जो मतलब एक आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग फिगर थे, कहने का मतलब बहुत ही रुचिकर व्यक्ति थे उस समय के। ही रिप्रेजेंट्स इस डीप पैट्रियोटिज्म, यानी उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, प्रतिनिधित्व किया, इट्स डीप पैट्रियोटिज्म, यानी इसकी गहरी देशभक्ति की भावना, इट्स पार्सियंट एफर्ट, यानी इसकी जो आंशिक प्रयास थे, इट्स वाइड इंटरेस्ट, इसके विस्तृत जो रुचि थी, इट्स हाई एम्स, इसके उच्च विचार, एंड इट्स
लॉफ्टी एंथुइज्म यानी इसके जो उत्तेजक जो उत्साह थी या उसके मतलब इन सब चीज़ों का क्या किया इन्होंने प्रतिनिधित्व किया यानी बेकन साहब ने। आगे देखते हैं हिज अर्लीस्ट एंड चीफ इंटरेस्ट इन लाइफ यानी उनका प्रारंभिक और चीफ इंटरेस्ट यानी मुख्य रुचि जो थी इन लाइफ जीवन में वाज द रिफॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी क्या थी उनकी रिफॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसमें सुधार करना था। उसमें सुधार करना यानी जीवन के प्रति या उनकी प्रारंभिक रुचि जो थी जीवन में या प्रारंभिक रुचि जो उनकी थी वो क्या थी साइंटिफिक मेथड में अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में सुधार करना था। व्हेन ही वाज 12 ईयर्स जब वो 12 वर्ष के थे एंड 3 मंथ्स ओल्ड यानी 12 वर्ष और 3 महीने के थे ही वाज सेंट टू कैम्ब्रिज कि उनको कैम्ब्रिज भेजा गया। कैम्ब्रिज दोस्तों यूनिवर्सिटी का नाम है, आप लोग जानते हैं। अरस्तु रेंड सुप्रीम इन स्कूल्स यानी उस समय जो क्या था अरस्तु का शासन स्कूल पर पूरी तरह से था। आप कहने का मतलब कि अरस्तु तो आप जानते होंगे एक राइटर थे, बहुत बड़े विचारक थे, वो एक दार्शनिक थे, तो वो शासन उनका नहीं था। कहने का मतलब कि स्कूल में अरस्तु की ही रचनाएं पढ़ाई जाती थी यानी वो बहुत ज़्यादा उस समय फेमस थे। एंड बेकन वाज स्टक विद द अनफ्रूटफुलनेस ऑफ हिज वे यानी अपने रास्ते के असफलता के कारण बेकन इसी में फंस गए। आगे देखते हैं साइंस हैड नथिंग आर लिटिल टू शो साइंस के पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए। नथिंग यानी कुछ नहीं था अथवा बहुत कम था। टू शो माने दिखाने के लिए यानी उस समय की बात है जब बेकन साहब की का अभ्युदय हुआ तो उस समय क्या था विज्ञान के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी या दिखाने के लिए या ये समझ लीजिए कुछ नहीं था या जो कुछ था वो बहुत कम था। इन द वे ऑफ रिजल्ट्स यानी परिणाम स्वरूप विज्ञान के पास बहुत ज़्यादा नहीं था। एंड नथिंग और कुछ नहीं इज अकर टू हिम यानी उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। वाज टू बी होप्ड फॉर यानी जिसकी आशा की गई थी अनटिल अ न्यू मेथड वाज इन्वेंटेड कि जब तक कि नई पद्धति का इन्वेंट नहीं कर लिया जाए अर्थात खोज नहीं कर ली जाए एंड सप्लाइड और जिसकी पूर्ति नहीं की जाए यानी तब तक ये इसी तरह से रहेगा कि जब तक नई पद्धति की खोज नहीं कर ली जाए और उसकी पूर्ति नहीं कर ली जाए। ऐसे बेकन साहब के विचार हुए। तो टू सप्लाई दिस वांट यानी इस कमी को पूरा करने के लिए वांट यानी कमी अर्थात इस कमी को पूरा करने के लिए बीकेम हैंस फोर्थ और इसके आगे द पैशन ऑफ हिज लाइफ यानी पैशन ऑफ हिज लाइफ यानी उनके जीवन का एक जुनून बन चुका था यानी इस कमी को पूरा करना उनकी जीवन का एक जुनून बन चुका था। दस बेकन बिगेन टू राइट इन अ न्यू वे रिजल्टिंग दैट यानी इसलिए यानी इस प्रकार बेकन बिगेन टू राइट यानी बेकन ने लिखना शुरू किया इन अ न्यू वे यानी एक नए तरीके से बेकन साहब ने लिखना शुरू किया। रिजल्टिंग दैट यानी जिसके परिणाम स्वरूप ही वाज नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कि वो केवल इंग्लिश एस्से के फादर ही नहीं कहे गए अर्थात अंग्रेजी निबंध के ही जनक नहीं कहे जाते बट द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज स्टाइल आल्सो यानी वो आज के यानी आधुनिक अंग्रेजी जो गद्य शैली है उसके भी पितामह कहे जाते हैं। यानी बेकन साहब केवल अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी निबंध के ही पिता नहीं कहे जाते, जनक नहीं कहते, बल्कि इसी के कारण क्या है उनको आज का भी मतलब गद्य जो गद्य शैली है प्रोज स्टाइल जो है उसके भी वो जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बेकन साहब को अंग्रेजी गद्य का या अंग्रेजी निबंध का जनक क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। डू यू एग्री द बेकन वाज मैन ऑफ लॉजिक क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बेकन साहब जो थे वो मैन ऑफ लॉजिक इसका मतलब तर्कशास्त्री थे या तर्क के व्यक्ति थे, तर्कशील व्यक्ति थे या तर्कशास्त्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर में देखते हैं नो मोर कीप ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ एंड अफेयर्स देन बेकन इवर लिव्ड यानी बेकन जब थे तो उनसे ज़्यादा कोई लाइफ का या अफेयर्स यानी जीवन या मामलों का कीप ऑब्जर्वर नहीं था या मतलब
जो अवलोकन करने वाला व्यक्ति था उनसे ज़्यादा कोई नहीं था। यानी उन्होंने लाइफ को बहुत, जीवन को और मामलों को बहुत गहराई से उसका अवलोकन किया। ही डिलाइटेड इनटू नो राइटिंग ऑफ मोरलिस्ट, यानी उन्हें आनंद नहीं मिला किसी भी रचनाओं में। नो राइटिंग्स यानी किसी भी रचनाओं में उनको आनंद नहीं मिला। आप मोरलिस्ट यानी जो नैतिकवादी थे, लाइक सेनेका, ल्यूसिना एंड मोंटी मोंटेन, अर्थात ये सारे नैतिकवादियों के नाम हैं। तो इन सारे नैतिकवादियों की रचनाओं में उन्हें कोई रुचि या कोई आनंद नहीं प्राप्त हुआ। आगे भी है कि आप क्रिटिक्स ऑफ कैरेक्टर, जो चरित्र के क्रिटिक थे, आलोचक थे, लाइक टैकीटस एंड प्लूटार्क एंड स्यूटोनियस, यानी इन सारे जो क्रिटिक थे, कैरेक्टर के क्रिटिक थे अर्थात चरित्र के आलोचक थे, इन सब की रचनाओं में भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि, कोई आनंद नहीं मिला। एंड द क्रिटिक्स ऑफ अफेयर, और जो मामलों के आलोचक थे, लाइक सिसरो एंड मैकियावेली, यानी मैकियावेली और सिसरो जो बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं दोस्तों, तो इन लोगों की रचनाओं में भी बेकन साहब को कोई आनंद नहीं प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि इन हिज एस्से, यानी अपने निबंधों में, ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ मोरलिस्ट, यानी उन्होंने अपने निबंधों में क्या किया, अपने आप को प्रस्तुत किया है एज अ मोरलिस्ट, यानी एक नैतिकवादी के रूप में, द स्टेट्समैन, राजनेता, एंड द मैन ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार के व्यक्ति के रूप में। अर्थात बेकन साहब ने अपने एस्से में अपने आप को संसार के एक व्यक्ति, राजनेता तथा एक नैतिकवादी के रूप में प्रस्तुत किया है। मोरिवर, यानी इसके अलावा, बेकन वाज अ मैन ऑफ हाईली प्रैक्टिकल विजडम, यानी बेकन साहब जो थे वो क्या थे, हाईली प्रैक्टिकल विजडम अर्थात उच्च व्यवहारिक ज्ञान के व्यक्ति थे, एंड वर्ल्डली एक्सपीरियंस, और सांसारिक अनुभव के, यानी बेकन, इसके अलावा बेकन साहब बहुत ही बड़े व्यवहारिक ज्ञान के और सांसारिक अनुभव के व्यक्ति थे। ही रोट फ्रॉम माइंड, उन्होंने मन से लिखा। ही रोट फ्रॉम माइंड, उन्होंने मन से लिखा। नॉट फ्रॉम हर्ट, हृदय से नहीं, यानी भावनाओं में बहकर ही उन्होंने रचनाएं नहीं की, बल्कि उस पर अपने तर्क का प्रयोग किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखिए, एवरी इंच ऑफ हिज पर्सनालिटी, यानी उनके व्यक्तित्व का प्रत्येक इंच या प्रत्येक अंग जो है, वाज फिल्ड विथ लॉजिक, यानी तर्क से भरा हुआ है, यानी उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से तर्क से भरा हुआ है। अफेयर्स ऑफ मैन, किसी व्यक्ति का मामला, पॉलिटिक्स, राजनीति, एंड नेचर, और प्रकृति जो है, कंस्ट्रक्टेड बाय द गॉड, ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई है। ही एवरीवेयर स्पीक, वो हर जगह कहते हैं, लॉजिकली, यानी वो हर जगह एकदम से क्या, लॉजिकली, यानी तर्कपूर्ण ढंग से बोलते थे, यानी बेकन साहब हर जगह तर्कपूर्ण ढंग से बोलते हैं। ही नेवर रिपीटेड इवन अ सिंगल सेंटेंस इन हिज क्रिटिकल आउटपोरिंग, यानी उन्होंने अपनी आलोचनात्मक जो उनकी बातें थीं, रचनाएं जो थीं, उसमें कभी भी एक भी सिंगल वर्ड को, कभी सिंगल सेंटेंस को, यानी केवल किसी भी एक वाक्य को उन्होंने रिपीट नहीं किया, दोहराया नहीं है। आगे देखते हैं। ही नेवर स्लिप फ्रॉम द टॉपिक, यानी वो कभी विषय से फिसलते नहीं हैं, यानी विषय से भटकते नहीं हैं, आप कह सकते हैं। एंड एवरी सेंटेंस, और प्रत्येक वाक्य जो होता है, इज अ वाइटल पीस ऑफ हिज डिग्निफाइड मोनूमेंट, यानी एक प्रमुख अंग होता है, प्रमुख टुकड़ा होता है ऑफ हिज डिग्निफाइड मोनूमेंट, यानी उनके भव्य यादगार, आप कह सकते हैं कि यादगार या स्मारक का एक क्या है, एक बहुत ही बड़ा अंश है, यानी एक प्रमुख अंश होता है। आगे देखते हैं। द एस्सेज आर द फ्रूट्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, यानी एस्से जो हैं वो क्या हैं, द फ्रूट्स अर्थात उसके फल हैं या परिणाम हैं, ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, यानी उनके अवलोकन का परिणाम है। एंड दे आर डिस्प्रेस्ड मेडिटेशन, और वो क्या है, बिखरे हुए ध्यान है। डिस्प्रेस्ड मेडिटेशन, बिखरे हुए अर्थात फैले हुए ध्यान है, यानी उनके एक एस्से, हर एस्से जो हैं वो क्या हैं, एक उनके अवलोकन का परिणाम है, और क्या है, बिखरे हुए ध्यान है। आगे देखते हैं। द मोस्ट क्यूरियस आर दोज, यानी जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं, जिज्ञासु व्यक्ति हैं, वो कौन है, व्हिच ट्रीट ऑफ कनिंग, जो चालाकी के साथ व्यवहार, चालाकी के साथ व्यवहार करते हैं। आप स्वीटर्स, प्रेमियों का, आप विजडम, बुद्धिमत्ता का, फॉर अ मैन्स सेल्फ, विजडम फॉर अ मैन सेल्फ, यानी व्यक्ति के ज्ञान का। आप चिल्ड्रन, व्यक्तियों, बच्चों का, लव, प्रेम
का, ट्रेवल यात्रा एंड ट्रुथ और सत्य का, यानी इन सब चीज़ों का जो व्यवहार बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं वो बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है बेकन साहब से रिलेटेड। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बेकन्स लैंग्वेज एंड इट्स यूज। जी हाँ, बेकन की भाषा और उसके प्रयोग के बारे में एक छोटा सा संक्षेप नोट आपको लिखना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस तरह से यानी बेकन के लैंग्वेज से रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लिखेंगे। आंसर में देखते हैं कि क्या है कि बेकन की लैंग्वेज और उसका यूज किस तरह से। तो बेकन वाज द ओपिनियन, यानी बेकन का विचार था दैट नॉट इंग्लिश बट लैटिन वाज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी बेकन साहब का ये विचार था कि अंग्रेजी नहीं बल्कि जो लैटिन है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अर्थात सार्वभौमिक भाषा है। यानी सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रचलित भाषा क्या होनी चाहिए, लैटिन होनी चाहिए। सबसे अच्छी भाषा, सार्वभौमिक भाषा जो है वो क्या है, लैटिन है, न कि अंग्रेजी है, ऐसा बेकन का विचार था। आगे देखते हैं। ही थॉट, उन्होंने सोचा, द इंग्लिश विल लैप्स समडे, यानी उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी किसी दिन लुप्त हो जाएगी। देयर इज नो एसे विदाउट सम एक्सप्रेशनल एसे वेयर ही डिड नॉट यूज एनी कोटेशंस फ्रॉम लैटिन राइटर्स। जी हाँ, देखते हैं कि दियर इज नो एसे, कोई भी एसे ऐसा नहीं है उनका, यानी बेकन साहब का कोई भी ऐसा निबंध नहीं है विदाउट सम एक्सेप्शनल एसेज, यानी कुछ अपवादिक जो एसे हैं, निबंध जो हैं, कहने का मतलब कुछ जो अपवादिक निबंध हैं उनके अलावा और कोई ऐसा निबंध नहीं है कि वेयर ही डिड नॉट यूज, कि जहाँ पर उन्होंने यूज नहीं किया है एनी कोटेशंस फ्रॉम लैटिन राइटर्स, यानी लैटिन लेखकों की कोई भी कोटेशंस को, कोई भी उनकी कोटेशंस का प्रयोग किए बिना उन्होंने मतलब कोई भी ऐसे नहीं लिखा। कहने का मतलब कि एक आध दो ऐसे अगर छोड़ दिए जाएं बेकन साहब के, कुछ जो अपवाद स्वरूप से हैं, तो बाकी सारे एसेज में क्या किया है कि बेकन साहब ने जो लैटिन राइटर्स हैं, लैटिन लेखक जो हैं, उनके कोटेशंस का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं कि समवेयर व्हाइल राइटिंग इन इंग्लिश ऐसे, कि कहीं कहीं जब वो इंग्लिश ऐसे लिख रहे होते हैं तो क्या होता है, ही यूज्ड लैटिन ग्रामर, कि वो लैटिन ग्रामर का प्रयोग कर देते हैं। आल्सो वेरी अब्रप्टली, यानी अचानक से कहीं पर वो क्या करते हैं कि अंग्रेजी लिखते लिखते वो क्या करते हैं कि लैटिन ग्रामर जो है उसका प्रयोग कर देते हैं। समवेयर ही यूजेस द वर्ड फ्रॉम लैटिन, और कहीं कहीं वो क्या करते हैं कि लैटिन के वर्डों का भी प्रयोग कर देते हैं, अर्थात शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। एंड द रीडर्स, और पाठक जो है, रीडर्स यानी पढ़ने वाला जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको समझने की कोशिश करता है, इट इन इंग्लिश, माने अंग्रेजी में। कहने का मतलब कि वो अचानक से अंग्रेजी जो ऐसे लिख रहे होते हैं उसमें कहीं कहीं क्या करते हैं कि वो लैटिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और पाठक जो है या लैटिन ग्रामर का प्रयोग कर देते हैं, जिससे पाठक जो है उनको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं। ही यूज ऑफ कॉलन्स एंड सेमी कॉलन, जी हाँ, कॉलन और सेमी कॉलन का प्रयोग करता है, यानी अल्प विराम और अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इज इन सच अ वे, यानी इस प्रकार से, दैट ही कनेक्ट्स मेनी सेंटेंस इनटू वन, कि जो क्या है कि वो ये जो एक कॉलन और सेमी कॉलन है, कहने का मतलब जो अल्प विराम और अर्ध विराम है, ये क्या करते हैं, कई सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं, कहने का मतलब कि कई वाक्यों को जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। एबंडेंट यूज ऑफ कॉलन्स एंड सेमी कॉलन्स, यानी प्रचुर मात्रा में कॉलन और सेमी कॉलन का प्रयोग जो है, कहने का मतलब कि अल्प विराम और अर्ध विराम का प्रयोग जो है वो क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। हाँ, एबंडेंट यूज ऑफ कॉलन्स एंड सेमी कॉलन्स इनेबल हिज एसे टू प्रोड्यूस अ पोएटिक मेलोडी, यानी क्या करता है उसमें, इनके एसे में क्या करता है कि प्रोड्यूस अ पोएटिक मेलोडी, यानी एक काव्य माधुर्य पैदा कर देता है। यानी जिस तरह से उन्होंने अपने गद्य में, अपने निबंध में जिस तरह से उन्होंने अल्प विराम और अर्ध विराम का प्रयोग किया हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि इनके रचनाओं में एक क्या होता है, पोएटिक मेलोडी उत्पन्न हो, यानी काव्यात्मक जो माधुर्य है वो पैदा हो जाता है, यानी काव्य की तरह रचनाएं लगने लगती हैं, पोएट्री की तरह।
आगे देखते हैं, हिज एस्से आर फाइन ब्लैंक वर्स, यानी उनके एस्सेज जो हैं, निबंध जो हैं, वो एकदम से फाइन रिक्त पद जो लिखा जाता है, ब्लैंक वर्स पोएट्री, यानी रिक्त पद काव्य हो जाते हैं। आप जानते हैं पोएट्री में ब्लैंक वर्स होता है, तो इस तरह की रचना हो जाती है। इफ़ हिज सेंटेंसेज मे बी पुट इन पोएटिक आर्डर, यानी अगर काव्यात्मक तरीके से क्रम में उनके सेंटेंसेस को रख दिया जाए, यानी रखा जा सकता हो, तो क्या हो जाएंगे, एक ब्लैंक वर्स रचना बन जाएंगी काव्य की। यानी इस तरह से उनकी रचनाएं हैं गद्य की, कि अगर उनको सही क्रम में, काव्य के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, मैनेज कर दिया जाए, तो क्या हो जाएंगे कि वो एक ब्लैंक वर्स बन जाएंगे, यानी काव्य की रचना बन जाएंगे। आगे देखते हैं, हिज लैंग्वेज इज वेल अरेंज्ड बट लेंदी, यानी उनकी भाषा जो है एकदम से वेल अरेंज्ड है, एकदम से व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, लेकिन लेंदी है, यानी लंबी है। इन इज लेटर से बाद के निबंधों में बेकन इज फाउंड, यानी बेकन को पाया गया, फांड ऑफ सिमली एंड मेटाफर इन हिज ओन वे, यानी अपने तरीके से उन्होंने उनको पाया गया कि वो सिमली और मेटाफर के पसंदीदा अर्थात शौकीन पाए गए हैं। कहने का मतलब कि बाद के एसेज में मतलब बेकन साहब ने क्या किया है कि सिमली और मेटाफर का यूज किया है। सिमली मेटाफर दोस्तों आप जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच है, काव्य के सब तत्व हैं, तो इनका प्रयोग भी बेकन साहब ने अपनी रचनाओं में किया है। आगे देखिए कि इन ऑफ ट्रूथ उनकी एक एस्से का नाम है दोस्तों। ही यूजेज मेटाफर इन पर्ल, उन्होंने मेटाफर का प्रयोग जो किया है वो कहाँ किया है, इन पर्ल, मोती, कम्बरकल एंड डायमंड, यानी इन सब चीज़ों में मेटाफर का यूज, रूपक का यूज किया है। रूपक अलंकार होता है मेटाफर मिस, और सिमली मिस उपमा अलंकार। आगे देखते हैं दोस्तों, इन ऑफ हिस्टरीज, यानी ऑफ हिस्टरीज जो उनकी प्रमुख रचना है, प्रमुख एस्से है दोस्तों, बहुत ही फेमस एस्से है ऑफ हिस्टरीज। इसमें क्या किया है, ही कंपेयर्स द रीडिंग्स, यानी रीडिंग की तुलना उन्होंने की है, ऑफ द बुक्स एंड, यानी बुक से, किताबों से, एंड ईटिंग, यानी खाना, चीविंग, चबाना, एंड डाइजेस्टिंग, यानी पचाना, ईटीसी, यानी इन सब चीज़ों से क्या किया है उन्होंने, रीडिंग की तुलना की है इस एस्से में। तो कहने का मतलब कि उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल। जी हाँ, बेकन साहब की जो अफोरिस्टिक स्टाइल है दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर रट लीजिएगा। कुछ ना कुछ दोस्तों इससे रिलेटेड वेरी शार्ट या लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, ये जाहिर सी बात है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। वैसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बेकन साहब के, बट अफोरिस्टिक स्टाइल के बारे में उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो अफोरिस्टिक स्टाइल यानी सूक्त परक शैली जो उनकी है बेकन साहब की, उसके बारे में आपको एक संक्षेप नोट लिखना है, लेख लिखना है। तो आंसर में देखते हैं कि बेकन्स स्टाइल इज हाईली यूनाइटेड विथ सीरियसनेस, यानी बेकन की स्टाइल जो है, उनकी शैली जो है, वो बहुत ही उच्च तरीके से यूनाइटेड है, मतलब संयोजित है, विथ सीरियसनेस यानी गंभीरता के साथ। दैट इज़ द रीजन, यही कारण है, दैट ही बिकम्स एफोरिस्टिक, कि वो क्या हो गई है, एक सूक्तिपरक बन गई है, यानी उनकी शैली जो है गंभीरता के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से यूनाइटेड है, उच्च तरीके से यूनाइटेड है, इसलिए वो क्या हुई है, अफोरिस्टिक हो गई है, कहने मतलब सूक्तपरक हो गई है। आगे देखते हैं, अ नंबर ऑफ हिज सेंटेंस, यानी सेंटेंसों की संख्या जो है, आर यूज्ड, प्रयोग किए गए हैं, आ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी तमाम ऐसे सेंटेंस हैं, नंबर ऑफ सेंटेंस कहने का मतलब कि उनके बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह यूज किए गए हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य वाले जो सेंटेंस होते हैं, तो वही चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, सूक्ति बन जाती हैं। सूक्तियाँ क्या होती हैं, अक्सर वही चीज़ सूक्ति या मुहावरों इत्यादि में यूज किया जाता है। सूक्ति जो होती है वो क्या होती है, सार्वभौमिक सत्य होती है, यानी मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है, तो वो हमेशा निकलता है, तो ये क्या है, एक सूक्तिपरक सेंटेंस है। तो इसी तरह अफोरिस्टिक स्टाइल है, तो ये क्या, इसी तरह के सेंटेंसों का यूज जो है बेकन साहब ने अपनी रचनाओं में किया है। आगे देखते हैं, बेन जॉनसन ये एक अगले राइटर का नाम है। राइटली रिमार्क, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से चिन्हित किया है, सही चिन्हित किया है, आप हिज
ऑस्टेरिटी यानी उनकी ऑस्टेरिटी को चित्रित किया है। ही वाज फुल ऑफ ग्रेविटी यानी वो क्या है, फुल ऑफ ग्रेविटी यानी सीरियस यानी गंभीरता से भरे हुए हैं। इन हिज स्पीकिंग यानी अपनी बोलते समय अपनी बोली में वो क्या होते हैं, बातचीत की शैली में वो एकदम गंभीर होते हैं यानी गंभीरता से भरे होते हैं। नो मैन एवर स्पोक मोर नीटली, कोई भी व्यक्ति उनसे अच्छा जो है स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकता। एंड मोर बेटली, और बहुत ही अधिक वजनदार ढंग से। इन व्हाट ही अटर्ड, जिस तरह से वो बोलते हैं उस तरह से और कोई व्यक्ति यानी बहुत ही स्पष्ट, क्लियर और वजनदार ढंग से अपनी बातों को रख नहीं सकता यानी बोल नहीं सकता, ऐसा बेन जॉनसन साहब ने लिखा है। आगे देखते हैं। हिज हियरर्स कुड नॉट कफ यानी उसके जो हियरर्स हैं, कहने का मतलब जो बेकन साहब को सुन रहे होते हैं, वो कभी कफ कहने का मतलब कि खांस नहीं सकते हैं यानी कभी बोल नहीं सकते। कहने का मतलब कफ खांसने का मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आर लुक असाइड फ्रॉम हिम यानी उनसे अलग भी नहीं देख सकते। कहने का मतलब जो उनको सुनता है जब वो बोलने लगते हैं तो लोग एकदम से कंसंट्रेट रहते हैं, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। विदाउट लॉस, जब तक कोई नुकसान ना हो जाए यानी किसी नुकसान के बिना कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं देखता है और ना ही डिस्टर्ब होता है। आगे देखते हैं कि नो मैन हैड दियर अफेक्शंस, किसी भी व्यक्ति का स्नेह जो है मोर इन हिज पावर्स यानी अपनी शक्ति में अधिक नहीं होता, उनसे ज़्यादा नहीं होता है। आगे देखते हैं। द फियर ऑफ एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति को भय होता है। दैट हर्ड हिम वाज यानी जो प्रत्येक व्यक्ति उनको सुन रहा होता है उसको इस बात का फियर होता है, भय होता है। लेस्ट ही शुड मेक एन एंड, कि कहीं ऐसा ना हो कि बात ख़त्म हो जाए यानी हर व्यक्ति उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनना चाहता है उनकी बातों को। आगे देखते हैं कि बेकन सजेस्टेड, इस बात का सुझाव देते हैं बेकन साहब कि नॉट ओनली टू कॉमन रीडर्स यानी केवल वो कॉमन रीडर्स को, कॉमन जो साधारण पाठक हैं उनको ही केवल सुझाव नहीं देते, बट टू रूलर्स आल्सो, और इसके अलावा वो शासकों को भी सुझाव दे डालते हैं। अब जैसा कि आगे देखते हैं। अस वार इज टू द स्टेट यानी वार इज टू द स्टेट, युद्ध राज्य के लिए है। व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, जो कि एक्सरसाइज बॉडी के लिए होती है यानी एक्सरसाइज जो अभ्यास कसरत आप करते हैं, तो जैसा कि अभ्यास जो है, कसरत जो है, एक्सरसाइज जो है बॉडी शरीर के लिए होता है, ठीक इसी तरह युद्ध जो है राज्य के लिए होता है, ऐसा बेकन साहब ने लिखा है। एंड आगे देखते हैं कि एंड वार इज़ यूजफुल, और वार जो है यूजफुल होती है, लाभदायक होती है। इज डाइवर्टिंग पॉपुलर अटेंशन यानी जो प्रमुख अटेंशन होते हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए। फ्रॉम इंटरनल ग्रीवेंसेज यानी आंतरिक शिकायतों से, जो लौकिक अटेंशन होते हैं, ध्यान होते हैं, उनको जो है डाइवर्ट करने के लिए ये युद्ध जो है बहुत ही यानी ध्यान भंग करने या ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए क्या होता है, युद्ध बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों एफोरिस्टिक स्टाइल के बारे में इतना चीज़ दिया गया, इतना चीज़ बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है तो आप अपने हिसाब से लिख ही लेंगे। एमए के स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट बेकन इज चाइल्ड ऑफ बीइंग एन ऑब्सक्योर ऑथर, इफ़ यस हाउ। जी हाँ, ये बात कही जाती है। इफ इट इज़ अप्रोप्रिएट, ये उचित है, क्या ये उचित है, दैट बेकन इज चार्ज, कि बेकन को चार्ज किया गया है यानी दोषी करार, मतलब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। आप बीइंग एन ऑब्सक्योर ऑथर यानी अस्पष्ट लेखक होने का आरोप जो है वो बेकन साहब पर लगाया गया है। इफ़ यस, यदि हाँ तो कैसे, ये आपको बताना है कि यदि बेकन, लोग कहते हैं कि बेकन साहब जो हैं एक अस्पष्ट लेखक थे, अगर वो ऐसा थे तो कैसे थे, ये बात आपको बतानी है। तो आंसर देखते हैं कि बेकन इज चार्ल्ड समवेयर, बेकन को कहीं कहीं ये आरोप लगाया गया है कहीं कहीं पर कि टू बी ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट होने का आरोप लगाया गया है। बिकॉज, क्योंकि हिज लैटिन यूज इज फ्रीक्वेंट इन इंग्लिश, कि उनकी लैटिन का प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी में हुआ है यानी बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने अंग्रेजी में लैटिन का प्रयोग किया है बेकन साहब ने, इसलिए उनको अस्पष्ट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं ऐसा क्यों, कि मोर ओवर ही इज हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसा इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिकता से यानी बुद्धिमान व्यक्ति थे, बौद्धिकता से भरे हुए थे। एंड एवरीवेयर ही
हिज एसेज आर डिवाइड ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन। और प्रत्येक जगह वो क्या हुआ है कि उनके एस्से जो हैं दोस्तों वो क्या हो गए हैं, डिवाइड ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन, यानी जो भावनाएं और कल्पनाएं हैं इनसे वो वंचित हो गए हैं। कहने का मतलब कि उनका वो अपने एसेज में इतनी बौद्धिकता को भर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बौद्धिक हो जाने के कारण उनके जो रचनाएं हैं उसमें क्या हुआ है कि इमोशंस, भावनाएं और कल्पना की भावना जो है उससे वो रहित हो गई हैं उनकी रचनाएं। कहने मतलब इन सब चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बेकन साहब ने नहीं किया है। आगे देखते हैं कि बेकन यूजेज अब्सोल्यूट वर्ड, यानी एक अब्सोल्यूट वर्ड्स का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है, यानी अप्रचलित टाइप के, यानी जो बहुत ज़्यादा यूज में ना हो। लैटिन कोटेशंस, यानी लैटिन कोटेशन का प्रयोग, सूक्तियों का प्रयोग उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। एंड लैटिन ग्रामर, और लैटिन व्याकरण का भी प्रयोग किया है, यानी अंग्रेजी में लैटिन के कोटेशंस, ग्रामर और अब्सोल्यूट वर्डों का प्रयोग उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। आगे देखते हैं कि कॉमन रीडर्स, जो सामान्य पाठक है, कैन नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं सकता, अननोन ग्रामर, यानी जो उसको जिस ग्रामर की उसे जानकारी नहीं है तो अननोन ग्रामर को, व्याकरण को वो समझ नहीं पाता है। सिंटेक्स एंड पंक्चुएशन, यानी जो वाक्य विन्यास या पंक्चुएशंस, यानी जो विराम आदि का यूज जो है, इन सब चीज़ों को वो समझ नहीं पाता। यानी सामान्य पाठक जो है, अगर दूसरी भाषा का ग्रामर उसी में कर दिया जाएगा, उसी का व्याकरण कर दिया गया या सिंटेक्स सिंथेसिस का यूज कर दिया गया तो क्या होता है कि वो समझ नहीं पाता। आगे देखते हैं इन लैटिन लैंग्वेज, यानी लैटिन भाषा में, ही क्वेटेड ओनली फ्रॉम वर्जिल, ओविस एंड ल्यूक्रिटियस, यानी उन्होंने केवल जो है अंग्रेजी मतलब लैटिन भाषा से ज़्यादातर किनके कोटेशंस लिए हैं, वर्जिल के, ओबिस और लेक्रिटियस, ल्यूक्रिटियस ये राइटर के नाम हैं। तो इन सब सारे जो इन्हीं लोगों का उन्होंने कोटेशंस अपने में यूज किया है। आगे देखते हैं ही टेंडेंसी ऑफ इकोनोमाइजिंग वर्ड्स मेड हिम ऑब्सक्योर, यानी उनकी जो ये टेंडेंसी, विचारधारा थी, शब्दों की मितव्ययिता की विचारधारा जो उनकी थी, इसी बात ने उसको क्या किया, ऑब्सक्योर बना दिया। मेड हिम ऑब्सक्योर, यानी उनको मतलब अस्पष्ट बना देती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफेक्ट्स, यानी इन दोषों के बावजूद भी बेकन इज एनालिस्टिक एंड म्यूजिकल, यानी बेकन जो हैं वो एकदम से विश्लेषण से भरे हुए हैं, एंड म्यूजिकल हैं, और संगीतमय हैं। मतलब बेकन की भाषाएं, जो उनकी रचनाएं हैं वो एकदम विश्लेषण से भरी हुई हैं और संगीत से भरी हुई हैं। ये बात है कि इन चीज़ों के बावजूद। आगे देखते हैं कि ही इज़ फिलासफर, वो क्या है, फिलासफर हैं, दार्शनिक हैं। एट हिज वर्ल्डली विजडम इज अनबीटेबल, फिर भी उनका जो वर्ल्डली विजडम यानी संसारिक ज्ञान जो है वो क्या है, अनबीटेबल है, यानी अपराजेय है, यानी उसको कभी पराजित नहीं किया सकता, यानी बहुत ज़्यादा वो ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बेकन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश एस्से, यानी इंग्लिश एस्से में बेकन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, ये बात आपको बतानी है। इस पर आपको संक्षेप में नोट लिखना है। आंसर में देखते हैं दोस्तों बेकन साहब का क्या योगदान रहा है। बेकन रोट ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, बेकन साहब ने विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाएं की है, लिखा है। बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ डिस्कर्सिव इंटरेस्ट, यानी विवेकपूर्ण रुचि के वो व्यक्ति थे, यानी बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण रुचि उनको थी, इसलिए उन्होंने क्या किया है, विभिन्न विषयों पर उन्होंने लिखा है। हु टूक ऑल नॉलेज टू बी हिज प्रोवियंस, यानी जिनको वो क्या करते हैं, जिन्होंने मतलब बहुत सारे नॉलेज लिए, बहुत सारे ज्ञान लिए हैं, टू हिज प्रोवियंस, यानी अपने प्रांतों से। आगे देखते हैं हिज एस्से आर कंपेंडियम ऑफ वर्ल्डली विजडम एंड अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर अ मटेरियल एडवांसमेंट इन अ हॉस्टी वर्ल्ड, यानी उनके एसेज जो हैं, उनके निबंध जो हैं वो आप वर्ल्डली विजडम यानी सांसारिक ज्ञान के, एंड अ प्रैक्टिकल गाइड, और एक क्या है, मार्गदर्शक आप कह सकते हैं, व्यवहारिक मार्गदर्शक हैं। फॉर अ मटेरियल एडवांसमेंट, यानी भौतिक
आधुनिकता के या भौतिक उन्नति के लिए वो क्या है, एक व्यवहारिक गाइड हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड हैं, या प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक मार्गदर्शक हैं। इन अ हॉस्टी वर्ल्ड यानी इस हॉस्टी वर्ल्ड यानी शत्रुतापूर्ण दुनिया में, संसार में उनके जो एसेज हैं वो क्या हैं, एक व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप में हैं। भौतिक उन्नति के लिए वो क्या है, व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप के मतलब रूप में हैं। आगे देखते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल, यानी उनके जो सब्जेक्ट का, उनके विषय का जो व्यवहार है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल है, यानी आप कह सकते हैं कि अवैयक्तिक कह सकते हैं, अवैयक्तिक है और विकल्पीय है। आगे, ड्राई बिट यानी सूखी बुद्धिमत्ता एंड विजडम और ज्ञान आर द हॉल मार्क ऑफ हिज प्रोज राइटिंग, यानी प्रोज राइटिंग के, गद्य लेखन के उनकी जो पहचान है, चिन्ह है, वो सूखी आप कह सकते हैं सूखी बुद्धि और ज्ञान जो है उनकी राइटिंग की, यानी एस्से राइटिंग की, प्रोज राइटिंग की क्या है, चिन्ह है, पहचान है। हिज एसेज आर कैरेक्टराइज्ड बाई एफोरिस्टिक ग्रैंडोर, यानी उनके एसेज जो हैं उनको कैरेक्टराइज किया गया है, यानी उनकी विशेषता बताई गई है, उनकी जो गुणवत्ता है वो क्या है, बाई एफोरिस्टिक ग्रैंडोर, यानी एफोरिस्टिक ग्रैंडोर के द्वारा, कहने का मतलब उसकी सूक्तिपरक भव्यता के द्वारा, एंड एपिग्रामेटिक क्वालिटी, और जो उनका पूर्व एपिग्रामेटिक क्वालिटी, जो उनकी मतलब एपिग्रामेटिक गुणवत्ता है, इस ये सारी चीज़ों के द्वारा उनको, उनके एसेज को करेक्टराइज किया गया है, यानी उसकी विशेषता बताई गई है। आगे देखते हैं, हिज स्टाइल इज मार्क्ड विद ग्रेविटी एंड ग्रैंडोर, यानी उनकी स्टाइल जो है, उनका जो शैली है वो मार्क्ड विद ग्रेविटी यानी सीरियसनेस आप कह सकते हैं, गंभीरता से, एंड ग्रैंडोर और भव्यता से एकदम चिन्हित की जाती है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्कॉलरशिप, यानी उनकी बुद्धिमत्ता के कारण, यानी उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनकी स्टाइल जो है एकदम क्या है, भरी हुई है या चिन्हित है गंभीरता और भव्यता से। आगे देखते हैं, हिज स्टाइल इज मोर फ्लेक्सिबल देन, उनकी स्टाइल जो है यानी गद्य शैली जो है अत्यधिक फ्लेक्सिबल है, लचीली है, देन द स्टाइल ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, यानी जो उनके पूर्वकालिक लेखक थे, एंड कंटेम्प्रोरीज जो समकालीन थे, इन सब लोगों से क्या है, यानी पहले के और जो समकालीन हैं उन सब से ज़्यादा उनकी स्टाइल जो है लचीली है। इट हैज़ सिंप्लिसिटी क्लैरिटी, यानी इसमें क्या है, सरलता है, स्पष्टता है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड्स और उन्नत की भावना है, आगे बढ़ने की भावना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बेकन साहब से रिलेटेड थे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर रटिएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।